हेलो बच्चों, वी आर हेयर विद lecture number 2 of class 10th science. In the last lecture we have discussed about light, about the nature of light, about how we see the objects, and about the various properties of light. We have also discussed about the representation of light. In today's lecture we are going to discuss about the very first phenomena of light that we talk about is reflection. So let us start the video. So before understanding reflection of light, हमें समझना पड़ेगा प्लेन मिरर क्या होता है, because it is the most common you can say a device जिसको हम रिफ्लेक्शन के लिए यूज़ करते हैं. तो आइए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ अ प्लेन मिरर. एक प्लेन मिरर क्या है? प्लेन मिरर एक कैसे बनाया जाता है और है क्या? प्लेन मिरर एक सिंपल ग्लास शीट है. हम एक ग्लास की एक शीट ले लेते हैं जिसके एक साइड पे हम पॉलिश कर देते हैं सिल्वर से. ये जो सामने वाला सरफेस होगा दैट विल बिकम अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. द रीज़न बीइंग द सिल्वर सरफेस, जिसे हमने एक साइड को सिल्वर कर दिया, वो वाला सरफेस लाइट को पास नहीं होने देगा, ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है. तो इस तरह से प्लेन मिरर बनाए जाते हैं. और बिल्कुल सिंपल था. प्लेन मिरर है क्या? प्लेन मिरर कुछ नहीं, एक सिंपल ग्लास शीट है जिसकी एक साइड पे हमने सिल्वर से पॉलिश कर दिया है. अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सिल्वर ही क्यों यूज़ किया जाता है, इसकी बजाय कोई और मेटल, गोल्ड या एल्युमिनियम हमने क्यों यूज़ नहीं किया? द रीज़न बीइंग सिल्वर इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट. दैट इज़ द रीज़न इन फॉर मेकिंग प्लेन मिरर्स वी पॉलिश ग्लास मेटल विद सिल्वर. और आपने देखा होगा कि मिरर के एक साइड पे जब सिल्वर का पॉलिश किया जाता है तो उसके ऊपर हम एक रेड पेंट भी कर देते हैं ताकि जो सिल्वर मेटल का हमने कोट ऊपर चढ़ाया है वो जल्दी से ना निकल पाए. तो इसी को हम लिख भी सकते हैं. प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर इज सिंपली अ ग्लास शीट. ये कुछ नहीं, एक ग्लास शीट है, वन साइड ऑफ विच इज कोटेड. अब आप कोटेड लिखें और पॉलिश्ड विद सिल्वर मेटल. यहाँ पे आप एक नोट लिख सकते हैं जो आपसे जीके का भी क्वेश्चन बन जाता है, दैट विच मेटल इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, दैट इज सिल्वर. Silver metal is used because it is best reflector of light. देखिए, जब भी हम बोर्ड पर या अपने पेपर पर प्लेन मिरर को दिखाएंगे तो हम इसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करेंगे ये भी आप ध्यान देंगे. हम प्लेन मिरर को हमेशा एक ऐसी लाइन, अब ये लाइन हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है, दैट डिपेंड्स कि हम डायग्राम किस तरह से बना रहे हैं. ये वाला फेस जिसे मैं इन लाइन के साथ शो कर रहा हूँ, इट विल शो पॉलिश्ड सरफेस, यानी इस साइड हमने पॉलिश या सिल्वर का कोट किया है, पॉलिश्ड सरफेस. और दूसरी साइड जैसे हमने यहाँ पे दिखाया था, पीछे वाली साइड हमने किया है पॉलिश यानी सिल्वर का कोट चढ़ाया है. सामने वाली सरफेस, इसको हम बोलेंगे प्लेन सरफेस. दिस सरफेस इज कॉल्ड प्लेन सरफेस. और पीछे वाली साइड पॉलिश्ड सरफेस. सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से शो कर रहा हूँ तो ये वाली साइड हमें दिखाएगी कि यहाँ पे पॉलिश्ड है
एंड दिस साइड विल शो दैट इट इज़ प्लेन सरफेस। यहाँ पे कोई कोट नहीं चढ़ाया गया है। इस तरह से हम प्लेन मिरर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो प्लेन मिरर हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं? वी विल यूज़ दिस फॉर रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है वो यहाँ पे समझते हैं। बिफोर दैट प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसी के बारे में आप हमने जो एक दो चीज़ें और बोली थी वो भी नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए। एक तो हमने बोला था दैट टू अवॉइड रिमूवल ऑफ सिल्वर मेटल वी पुट रेड पेंट ऑन इट। जो आपने घरों में शीशे लगे होते हैं वहाँ पे भी देखा होगा कि जो पीछे वाला सरफेस जिसको हमने सिल्वर से पॉलिश किया उसके ऊपर हम एक रेड कोट चढ़ा देते हैं ताकि वो जो सिल्वर मेटल का हमने पॉलिश किया था वो जल्दी से ना निकल पाए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अच्छा बना रहे। दूसरी चीज़, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होगा? द फेस या द सरफेस अपोजिट टू सिल्वर्ड surface is called reflecting surface। यानी पिछली साइड हमने सिल्वर का पॉलिश कर दिया, ये जो सामने वाला फेस रहेगा दिस फेस विल कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इसका काम क्या रहेगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस व्हेन लाइट strikes on reflecting surface, जब लाइट इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर टकराएगी, when light strikes on reflecting surface it bounces back, ये पीछे बाउंस बैक हो जाएगी, जहाँ से आई थी कुछ उसी डायरेक्शन की तरफ ये मुड़ जाएगी। वो डायरेक्शंस क्या रहती हैं, वो एंगल क्या रहता है, वो अभी हम जब रिफ्लेक्शन यहाँ पे पढ़ेंगे तो वो देखेंगे। तो उससे पहले आप ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। लेट अस कंसीडर अ प्लेन मिरर ये वाला फेस होगा पॉलिश्ड और इसके अपोजिट हमें पता है प्लेन और रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसको हमने प्लेन सरफेस बोला था। मान लेते हैं कोई रे आके कुछ इस तरह से इंसिडेंट हुई। हमें पता है प्लेन मिरर का क्या काम रहेगा, जब भी कोई रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आकर स्ट्राइक होगी प्लेन मिरर क्या करेगा, उसे बाउंस बैक करता है। मान लेते हैं ये रे कुछ इस तरह से बाउंस बैक होगी। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसे हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे मीडियम एयर था, लाइट एयर से आई, एयर मीडियम था, एयर से आती हुई प्लेन मिरर पर स्ट्राइक हुई और प्लेन मिरर पर स्ट्राइक होते ही वापस एयर में चली गई। इसे हमने बोला रिफ्लेक्शन। हाउ कैन वी डिफाइन इट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज फिनोमिना ऑफ bouncing back of light in same medium। लाइट का सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसे और अच्छे से हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द phenomena of bouncing back of
light in same medium कब? after striking a reflecting surface is called reflection ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या था? लाइट किसी मीडियम से ट्रेवल कर रही है और प्लेन मिरर पर आकर इंसिडेंट होती है। प्लेन मिरर पर इंसिडेंट होते ही वो उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखते हैं इसका नॉमेनक्लेचर, हम किस तरह से रिफ्लेक्शन का नॉमेनक्लेचर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिएगा। लेट एम डैश इज़ अ प्लेन मिरर। तो जो जो हम यहाँ पे कंसिडर करते चलेंगे वो हम साथ में यहाँ पे लिखते भी रहेंगे। लेट एम डैश इज़ अ प्लेन मिरर। किस तरह से ये पड़ा है? लाइंग हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली एक एम डैश प्लेन मिरर हमने रखा है। लेट पी एन इज अ रे। हमने एरो हेड शो किया है, हमने रिप्रेजेंटेशन में पढ़ा था कि हम रे ऑफ लाइट को एक एरो हेड से और एक सीधी लाइन से ड्रॉ करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है लेट पी एन इज अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट। कहाँ पर इंसिडेंट हो रही है? इंसिडेंट ऑन प्लेन मिरर। क्योंकि ये रे ऑफ लाइट प्लेन मिरर पर आकर इंसिडेंट हो रही है, दैट्स वाई दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। सो रे पी एन इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। और ये रे कहाँ पर आकर प्लेन मिरर को स्ट्राइक कर रही है? पॉइंट एन पर। दैट्स वाई दिस पॉइंट एन इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दिस रे, और वी कैन से इंसिडेंट रे, स्ट्राइक्स plane mirror at point N, so point N is called point of incidence। जिस पॉइंट पर आकर इंसिडेंट रे प्लेन मिरर को स्ट्राइक करेगी उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट एन पर हम क्या करेंगे? इस प्लेन मिरर के नॉर्मल एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो हमने इस प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर एन पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री का एंगल। सो इसको नाम दे देते हैं एन डैश। व्हाट इज एन डैश? n dash is a normal drawn किसके परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर एम डैश। और किस पॉइंट पर? एट पॉइंट एन पॉइंट पर प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, उसे हमने नाम दे दिया एन डैश। सो एन डैश इज कॉल्ड नॉर्मल। इसे नाम दे देते हैं एन क्यू। ये जो रे बाहर जा रही है रिफ्लेक्ट होके, इसको हमने नाम दिया एन क्यू। एन क्यू इज अ रे विच इज बाउंस बैक after
स्ट्राइक होने के बाद एन क्यू वो रे है जो बाउंस बैक हुई है, तो दिस रे एन क्यू इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। इस बाउंस बैक जो रे हुई, इस रे को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इतना नॉमेनक्लेचर अभी तक आपको समझ आ गया। इस नॉमेनक्लेचर को, ये सारी चीज़ें मिटा के अब मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिखूँगा, साथ में एंगल भी दिखाएंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा होता है। उससे पहले प्लीज़ आप इतनी चीज़ें नोट कर लें, उसके बाद ये सारी चीज़ें इरेज करके मैं यहाँ पे एक कॉमन डायग्राम और शॉर्ट में यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कि कौन सी चीज़ हमने क्या बोला है यहाँ पे। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। यहाँ पे हमने एक कॉमन अब डायग्राम दिखाया है जिस पे सारी चीज़ें मैंने अभी तक शो की हैं। तो यहाँ पे पी एन क्या है, हमने बोला था पी एन इज़ इंसिडेंट रे, पॉइंट एन इज़ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं। एन डैश हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया था, किसके नॉर्मल था, दिस प्लेन मिरर एम डैश के परपेंडिकुलर एन पॉइंट पर। एन क्यू इज रिफ्लेक्टेड रे, ये अभी तक हम देख चुके थे। अब ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक बार फिर से देखिए, ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, यानी ये वाला एंगल, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई। सो दिस एंगल पी एन डैश, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंड डिनोटेड बाय स्मॉल आई। इसे आप कैसे लिख सकते हैं, एंगल ऑफ, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और दूसरा देखिए, ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड डिनोटेड बाय स्मॉल आर। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाए, यानी दिस एंगल, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो दिस एंगल इज एंगल क्यू एन डैश is angle of reflection denoted by small r. So how can you define angle of reflection? Angle of reflection is the angle made by reflected ray with नॉर्मल। तो ये कंप्लीट नॉमेनक्लेचर है आपका रिफ्लेक्शन का। तो अगर आपको ये अब क्लियरली समझ आ गया होगा कि रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, नॉर्मल क्या है, किस तरह से ड्रॉ करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। दैट इज़ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? रीज़न ये है, अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता था कि सर ये कैसे पता चलेगा कि इंसिडेंट रे तो ठीक है, इस एंगल पर आकर इंसिडेंट हुई, कितने एंगल पर मैं इसे रिफ्लेक्ट करवाऊँ? ज़रूरी है ये ऐसे ही लाइन शो करनी है? मैं ऐसे भी बना सकता था, ऐसे भी बना सकता था, ऐसे भी बना सकता था। तो कैसे पता चलेगा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कितने एंगल पर ड्रॉ करनी है? यही हम सीखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। बिफोर दैट प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम दो लॉ यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए,
जब भी कोई लॉ बनता है तो ऐसा नहीं है कि हवा में किसी ने बोल दिया कि ऐसा होता है और उसे हम मान लेते हैं और वही हम पढ़ते रहते हैं। जब भी कोई लॉ बनता है उसके पीछे कई सालों की मेहनत होती है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं, तब जाके हम किसी कंक्लूज़न पर पहुंचते हैं जिसे हम लॉज के रूप में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो मैं चीज़ें बोलूँगा वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए, उनके बेसिस पर ये कंक्लूज़न ड्रॉ किया गया जिसे हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। तो पहला लॉ क्या है, बिल्कुल सिंपल पहले आपको समझाता हूँ, फिर हम यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख लेंगे, आपको डायग्राम से भी समझा दूँगा। जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्लेन मिरर पर आकर इंसिडेंट होती है, हमें पता है वो बाउंस बैक होती है जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्ट हो गई। अब लॉ ये है कि वो रे जितने एंगल पर आकर इंसिडेंट हुई उतने ही एंगल पर वो रिफ्लेक्ट भी होती है। दैट इज़ कॉल्ड लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने सिंपली क्या बोला, लेट दिस इज अ प्लेन मिरर, लेट अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, दिस रे ऑफ लाइट नाम दे देते हैं Pn, इज इंसिडेंट ऑन दिस प्लेन मिरर, लेट दिस पॉइंट n इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब अगर आपसे पूछा जाए ये रे कितने एंगल पर आकर इस प्लेन मिरर पर इंसिडेंट हुई है, तो आंसर बिल्कुल सिंपल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, यानी इक्वल टू एंगल ऑफ पाई, जिसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। अब लॉ ये बोलता है जितने एंगल पर आकर इंसिडेंट हुई, यानी जितना एंगल इस रे ने नॉर्मल के साथ बनाया उतने ही एंगल पर ये बाउंस बैक भी होगी, यानी रिफ्लेक्ट होगी, कुछ इस तरह से, जिसे हम बोलते हैं R। और लॉ ये बोलता है दिस एंगल I विल बी इक्वल टू एंगल R। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे इसे लिख लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट is incident on a plane mirror, हमें पता है it bounces back, और ये बाउंस बैक किस तरह से होगी, it bounces back in such a way that angle of incidence is always equal to angle of reflection, यानी दैट इज, अगर इसे हम शॉर्ट में बोलना चाहें तो एंगल I विल बी इक्वल टू एंगल R, और ये हमेशा ट्रू रहेगा। तो दिस इज द फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ बच्चों को समझ आ जाता है, वो इसे समझ के लिख लेते हैं। दूसरा लॉ या तो बच्चे लिखना ही छोड़ देते हैं, जब भी उनसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूछे जाते हैं वो सिर्फ इसे ही डिफाइन करते हैं, दूसरा लॉ लिखते ही नहीं है। अगर कोई लिखेगा या बताएगा तो वो इसे रट्टा मार लेते हैं और एज इट इज़ चिपका देते हैं अपने पेपर पर। इसे समझना बहुत ज़रूरी है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। मान लीजिए यहाँ पे आप पहले इसे समझिए, दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस। अगर मैं इसे बोलना चाहूँ तो ये कौन सा प्लेन है, दिस इज़ एक्स वाई प्लेन, और यू कैन से वाई एक्स प्लेन। तो पहले ये समझिए मैंने क्या किया, एक एक्स एक्सिस ड्रॉ की, एक वाई एक्सिस ड्रॉ की, दिस इज़ एक्स वाई प्लेन, और आप बोल सकते हैं ये वाई एक्स प्लेन है, यानी इसके अंदर मैं जो भी चीज़ें शो करूँगा वो कौन से प्लेन में होंगी, वो होंगी एक्स वाई प्लेन में। अब समझिए, मान लीजिए यहाँ पे हमने प्लेन मिरर रख दिया, ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, हमें पता है यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइए ये जो इंसिडेंट रे थी ये कौन से प्लेन में है। आंसर इज़ वेरी सिंपल, एक्स वाई प्लेन और वाई एक्स प्लेन। आपसे मैं पूछूं
ये नॉर्मल कौन से प्लेन में मैंने ड्रॉ किया है, तो ये नॉर्मल कौन से प्लेन में है, ये नॉर्मल भी एक्स वाई प्लेन में है। अब मैं आपसे पूछूं ये रिफ्लेक्टेड रे कौन से प्लेन में है, आंसर बहुत सिंपल है, ये भी एक्स वाई प्लेन में है। जब मैं सारी चीज़ें एक्स वाई प्लेन में शो कर रहा हूँ तो ये चाहे इंसिडेंट रे हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे रिफ्लेक्टेड रे हो, ये सारे के सारे एक्स वाई प्लेन में ही रहेंगे। यही सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा एक ही प्लेन में लाई करेंगे। दैट इज़ सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बच्चे इसे कंफ्यूज करते हैं, समझ ही नहीं आता कि किस तरह से एक ही प्लेन में होंगे। ध्यान रखिएगा, जिस भी चीज़ को मैं बोर्ड पर या पेपर पर शो कर सकूं वो एक ही प्लेन पर होंगी। ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे मैं पेपर पर 3D ड्राइंग नहीं दिखा सकता, वहाँ पे 2D ड्राइंग ही बनेगी, यानी एक ही प्लेन होगा, या एक्स वाई होगा या वाई एक्स होगा। यही सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। दैट सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे will always, ये हमेशा के लिए ट्रू है, will always lie in same plane। आई होप आपको समझ आ गया होगा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं, उनको आप ध्यान रखिएगा, आपके एडिशनल नॉलेज के लिए हैं। आप नोट बना के अपने पास लिख सकते हैं। नोट नंबर 1, ये जो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात की, 2 लॉ हमने यहाँ पे पढ़े। ये अभी हम कौन से मिरर के लिए बात कर रहे थे, हमने अभी तक मिरर दिखाया है प्लेन मिरर, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हमेशा प्लेन मिरर ही अवेलेबल हो। आपके पास प्लेन मिरर भी हो सकता है, आपके पास स्फेरिकल मिरर भी हो सकता है, आपके पास पैराबोलिक मिरर भी हो सकता है। डिफरेंट मिरर्स के बारे में हम अभी फर्दर पढ़ेंगे। अभी आप इतना ध्यान रखिए कि चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो, चाहे वो पैराबोलिक मिरर हो, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सबके लिए हमेशा ट्रू रहेंगे, एप्लीकेबल रहेंगे। तो पहला नोट तो यही है, नोट नंबर 1, दैट दीज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आई होप आप अच्छे से अपने नोट्स बना रहे होंगे। दीज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस विल बी एप्लीकेबल टू प्लेन मिरर, तो होगा ही होगा, जिसके बारे में हम अभी तक बात करते आए हैं। प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर एंड पैराबोलिक मिरर। अगर पैराबोलिक मिरर भी होगा तो भी ये लॉ एप्लीकेबल रहेंगे। नोट नंबर 2, अभी तक जिस सरफेस की हम बात कर रहे हैं वो सरफेस है प्लेन सरफेस, यानी बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, रफ नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे रफ सरफेस भी होता है या जिसे हम इरेगुलर सरफेस भी बोलते हैं, तो भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। ये है नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज एप्लीकेबल टू प्लेन। प्लेन को हम रेगुलर सरफेस बोलते हैं, एज वेल एज फॉर रफ और इरेगुलर सरफेस। ये जो हम अभी तक रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे, ये हमने दिखाई है बिल्कुल स्मूथ सरफेस पर, यानी रेगुलर सरफेस पर। तो रेगुलर सरफेस पर जो रिफ्लेक्शन होती है उसे हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मिरर आप देखते हो तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में आपको हमेशा अपनी इमेज दिखाई देगी। ये चीज़ें आप क्लास 12th में बहुत डिटेल में यहाँ पे पढ़ने वाले हो, आपको हल्का सा हिंट दे रहा हूँ। प्लेन सरफेस पर यानी रेगुलर सरफेस पर जो रिफ्लेक्शन होती है वो उस रिफ्लेक्शन को बोला जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जांपल मिरर और रेगुलर रिफ्लेक्शन में आप हमेशा अपनी इमेज देखोगे। दूसरी आ जाती है जहाँ पे रफ सरफेस
या इरेगुलर सरफेस होगा, वहाँ पर जो हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलती है उस तरह की रिफ्लेक्शन को बोला जाता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जांपल ब्लैक बोर्ड पर जब भी हम लिखते हैं तो वहाँ पर जो रिफ्लेक्शन होती है लाइट की, दैट इज़ इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ही एक कारण है जिसकी वजह से जो भी मैं बोर्ड पर लिखूँगा वो आपको दिखेगा। ये सब कैसे होता है, ये चीज़ें हम क्लास 12th में डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको इतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पता होना चाहिए था। जो नोट पॉइंट थे आपको अपनी मेमोरी में ध्यान रखने हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे नोट डाउन करवा दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस लेते हैं, देखते हैं आपको कितना समझ आया। बिफोर दैट प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क रहा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है। डायग्राम आपको बना के दे रहा हूँ, वहाँ से आप वैल्यूज़ निकाल के मुझे होमवर्क में मेरे नंबर पर भेजेंगे या आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 1, कोई प्लेन मिरर आपको दिया है, लाइट इंसिडेंट होती है कुछ इस तरह से। पॉइंट को आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नाम दे देना। मान लेते हैं ये एंगल 40 डिग्री है। लाइट कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हुई, ये एंगल x है। आपको क्या क्या करना है, फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपको निकालना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड फाइंड वैल्यू ऑफ x। ये आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस मैं ले रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है। स्पेशल केस और बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। आपसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी आपको पता होना चाहिए। एक केस में यहाँ पे ले रहा हूँ, मान लीजिए ये हमारे पास एक प्लेन सरफेस है। लाइट इस सरफेस के, इस प्लेन मिरर mm' के बिल्कुल नॉर्मल इंसिडेंट हुई। ये एंगल 90 डिग्री है, ये पॉइंट N है। अब यहाँ पर बताइए रिफ्लेक्शन किस तरह से होगी। तो ये इसकी स्टेटमेंट क्या बनती है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट normally on plane surface। रे ऑफ लाइट प्लेन सरफेस के बिल्कुल नॉर्मल आकर इंसिडेंट हो रही है, तो इसकी रिफ्लेक्शन किस तरह से होगी। रिफ्लेक्शन निकालने के लिए बहुत सिंपल फंडा है। हमें क्या करना होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना होता है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पॉइंट N है। नॉर्मल हम कैसे ड्रॉ करते हैं, इस mm' के परपेंडिकुलर। तो mm' के परपेंडिकुलर यही लाइन नॉर्मल बनेगी जिस लाइन पर रे इंसिडेंट हुई है। तो इस लाइन का उस नॉर्मल के साथ, नॉर्मल भी इसी लाइन पर होगा n', इस इंसिडेंट रे का उस नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनेगा, दोनों एक ही लाइन पर हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा। व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन सरफेस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 0 होगा। समझ आया आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 0 डिग्री। एक ही लाइन पर है नॉर्मल और इंसिडेंट रे, तो एक लाइन का अपने साथ कितना एंगल होता है, डायरेक्शन सेम है, कितना एंगल रहेगा, दैट इज 0 डिग्री। 0 डिग्री। देन हमें पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 0 डिग्री, फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। यानी रे जैसे इंसिडेंट हुई इसी पाथ से वापस भी चली जाएगी। दिस इंप्लाइज reflected ray will follow
पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, जिस पाथ से इंसिडेंट आई उसी पाथ से रिफ्लेक्टेड रे भी वापस जाएगी, पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आपसे पूछा जा सकता है कि मैं चाहता हूं कि एक रे ऑफ लाइट जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से वापस भी आए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना है, जो मिरर है आपको उसको 90 डिग्री पर रख देना है। या आप ये भी बोल सकते हो कि सर इंसिडेंट रे को हम 90 डिग्री पर प्लेन मिरर के ऊपर इंसिडेंट करवाएंगे, तो जो आप बोल रहे हो वो चीज़ पॉसिबल है। यही वो केस था, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट था। इतना नॉमेनक्लेचर हमने रिफ्लेक्शन के बारे में सीख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट, इमेज और उसकी रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह से करते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए, घरों में सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।